इमेजिन कीजिए एक ऐसी व्यवस्था या सिस्टम जिसके बारे में हर कोई यही कहता है कि वो पूरी तरह चरमरा चुकी है। मेरा मतलब है, जब भी हम भारत की जिला अदालतों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल वही धूल खाती फाइलें और थके हुए चेहरे। एग्जैक्टली और वो मशहूर डायलॉग तारीख पे तारीख। हमारे दिमाग में एक ऐसा आंकड़ा बैठा हुआ है कि भारतीय अदालतों में कोई 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। हाँ, और उनमें से 3 करोड़ तो सिर्फ क्रिमिनल केस ही हैं। राइट। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। मतलब जब कोई पहली बार इन नंबर्स को देखता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा सिस्टम ही ठप पड़ गया है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में चौंका देता है। मतलब क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि यही जिला अदालतें, जिन्हें हम अक्सर काम न करने वाली मशीन मान बैठे हैं, वो हर दिन कितने मुकदमों की सुनवाई करती हैं? यही वो हिस्सा है जो अक्सर हेडलाइंस से गायब रहता है और लोगों की नजरों में नहीं आता। हाँ, क्योंकि ये अदालतें रोजाना 11 लाख, जी हाँ 1.13 मिलियन मामलों की सुनवाई कर रही हैं हर सिंगल डे। बिल्कुल। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जो मशीन रोज 11 लाख केस सुन रही है, जो लगातार बिना रुके चल रही है, उसे हम काम ना करने वाली मशीन कैसे कह सकते हैं? तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी नामुमकिन से लगने वाले कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर गोता लगाने वाले हैं। सही बात है। हम सिर्फ जुमलों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरी मशीनरी की जो ग्राउंड रियलिटी है उसे समझेंगे। और इसके लिए हमें किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि सीधे उन डेटा और दस्तावेजों पर जाना होगा जो अदालत के अंदर की असली कहानी बयां करते हैं। क्योंकि बाहर से जो दिखता है, अंदर की तस्वीर उससे बहुत अलग होती है। बिल्कुल। मैंने हाल ही में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस मैनेजमेंट मैनुअल और देहरादून न्यायालय का डेटा पढ़ना शुरू किया। मुझे लगा था कि ये बहुत ही उबाऊ और रूखे कानूनी दस्तावेज होंगे। हाँ, एग्जैक्टली, रूखे कानूनी दस्तावेज। लेकिन जब मैंने इन मैनुअल्स को द प्रिंट की एक रीसेंट डेटा रिपोर्ट और ई कमेटी के दस्तावेजों के साथ रखकर क्रॉस रेफरेंस किया ना, तो जो तस्वीर सामने आई वो मेरी सोच से बिल्कुल अलग थी। मतलब सबसे पहले तो मुझे ये समझ आया कि इस तस्वीर को सही से देखने के लिए हमें उस चश्मे को हटाना होगा जिससे हम जिला अदालतों को देखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही असली अदालतें हैं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। राइट। मतलब हमें लगता है कि जिला अदालतें बस ऊपरी अदालतों के नीचे काम करने वाले छोटे ऑफिस हैं। लेकिन अगर हम न्यायपालिका के इस पूरे ढांचे को समझे ना, तो जिला न्यायालय न्यायपालिका का पहला और सबसे अहम स्तर है। इसकी शुरुआत सिविल जज क्लास 2 से होती है, जिन्हें क्रिमिनल मामलों में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी कहा जाता है। इसके बाद अनुभव और पदोन्नति के साथ वे क्लास 1 बनते हैं, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी एडीजे, और अंततः डिस्ट्रिक्ट जज तक का सफर तय होता है। तो ये एक पूरी सीढ़ी है जो जमीनी स्तर पर काम करती है। अच्छा, अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो जिला अदालतें किसी भी बड़े अस्पताल के इमरजेंसी रूम की तरह हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे इमरजेंसी रूम में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, सबसे ज्यादा अफरा तफरी होती है और मरीज सबसे पहले वहीं पहुंचता है ना, उसी तरह आम लोगों के लिए न्याय का जो प्राइमरी इंटरफेस है वो यही जिला अदालतें हैं। राइट। एक छोटे से जमीन के विवाद से लेकर गंभीर आपराधिक मामलों तक सब कुछ सबसे पहले यहीं आता है। ये तुलना बहुत ही सटीक है और इसी अहमियत को देखते हुए हाल ही में एक बहुत बड़ा वैचारिक और संवैधानिक बदलाव भी हुआ है। दृष्टि आईएएस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका या सबऑर्डिनेट जुडिशरी शब्द को खारिज कर दिया है। ओ सच में? हाँ, दशकों से जिला अदालतों को अधीनस्थ अदालतें कहा जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शब्द जिला न्यायाधीशों की संवैधानिक स्थिति को गलत तरीके से पेश करता है। वे उच्च न्यायालयों के अधीन यानी महज नीचे काम करने वाले कर्मचारी नहीं है, बल्कि वे संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग हैं। थोड़ा रुकिए, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी। मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ शब्द हटाकर उन्हें जिला न्यायपालिका कहना शुरू कर दिया, लेकिन क्या सिर्फ एक शब्द बदल देने से जमीनी हकीकत बदल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं? मतलब या ये महज एक सिंबॉलिक जेस्चर है जिससे कागजों पर चीजें अच्छी लगें? आखिरकार नाम बदलने से जजों का काम तो आसान नहीं हो जाता ना। आपका ये सवाल बहुत लाजिमी है और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को जानता था कि सिर्फ शब्द बदलने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए इस फैसले में वित्तीय स्वायत्ता यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का एक बहुत गंभीर मुद्दा भी उठाया गया।
अच्छा। क्या कोई सोच सकता है कि जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों को बिना किसी वेतन पुनरीक्षण के यानी बिना पे रिविजन के 15-15 सालों तक काम करना पड़ा है? 15 साल? आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल सच है। इमेजिन कीजिए कॉर्पोरेट सेक्शन या किसी भी सामान्य नौकरी में कोई इंसान 2024 की महंगाई में 2009 की सैलरी पर काम कर रहा हो। और वो भी तब जब उसे करोड़ों के विवाद और गंभीर आपराधिक मामलों पर फैसला सुनाना है। एग्जैक्टली। ऐसे में तो भ्रष्टाचार का लालच या काम के प्रति निराशा बहुत बड़ी हो सकती है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो एक जज से पूर्ण निष्पक्षता और ईमानदारी की उम्मीद तभी की जा सकती है जब उसकी अपनी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी हो। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों और केंद्र को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला न्यायपालिका के लिए बढ़ा हुआ वेतन, पेंशन और वित्तीय स्वतंत्रता तुरंत सुनिश्चित की जाए। एक स्वतंत्र बजट जिस पर राज्य की कार्यपालिका का अनुचित दबाव न हो, वो न्याय के सुचारू प्रशासन के लिए सिर्फ एक प्रशासनिक जरूरत नहीं बल्कि एक बुनियादी आवश्यकता है। तो चलिए, ये बात तो समझ में आती है कि जजों की आर्थिक स्थिति और उनका स्टेटस मजबूत होना चाहिए। लेकिन अब उस सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई पर आते हैं जिसे सब जानते हैं पर कोई उसका सीधा समाधान नहीं दे पाता। पेंडेंसी और बैकलॉग। अगर जिला अदालतें इमरजेंसी रूम हैं और ये जजेस इतना काम कर रहे हैं तो फिर ये गाड़ी अटक कहाँ रही है? हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि भारत में मुकदमों की देरी का सिर्फ एक ही कारण है, जजों की भारी कमी। देखो, जजों की कमी एक कारक जरूर है, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर द प्रिंट की वो रिपोर्ट हमारी आंखें खोलती है जिसने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड यानी NJDG के आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण किया है। ओके। जब 1.92 करोड़ लंबित मामलों के कारणों का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि 66 लाख से अधिक मामलों में देरी का कारण जजों की कमी या कोर्ट रूम का न होना नहीं था, बल्कि वकीलों की अनुपलब्धता थी। 66 लाख? मतलब 66 लाख मामलों में जज कुर्सी पर बैठा है, फाइल खुली है, लेकिन केस इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि वकील साहब कोर्टरूम में मौजूद नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। मतलब क्या ये सिर्फ वकीलों की जेन्युइन व्यस्तता है या फिर जानबूझकर तारीख लेने का कोई खेल चल रहा है? इसे ऐसे समझिए कि कुछ मामलों में केस को लंबा खींचने में ही किसी एक पक्ष का फायदा होता है। अच्छा। मान लीजिए किसी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी के मकान पर कब्जा कर लिया है। अब कब्जा करने वाले का तो फायदा इसी में है कि मुकदमा 20 साल चले ताकि वो उस मकान का इस्तेमाल करता रहे। वो अपने वकील के जरिए हर संभव कोशिश करेगा कि मामले की सुनवाई टलती रहे। कभी कोई एप्लीकेशन लगा दी, कभी वकील के बीमार होने का हवाला दे दिया। लेकिन क्या इसके लिए कोर्ट में कोई सख्त नियम नहीं है? मैंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस मैनेजमेंट मैनुअल पढ़ा है। उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सिविल मामलों में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत किसी भी पक्ष को पूरी सुनवाई के दौरान 3 से अधिक बार स्थगन या एडजर्नमेंट नहीं मिलना चाहिए। हाँ, नियम तो है। तो जब नियम साफ कहता है कि 3 से ज्यादा बार केस नहीं टलेगा, तो फिर लोगों को 30-30 तारीखें कैसे मिल जाती हैं? ये नियम कागजों से बाहर क्यों नहीं आ पाते? यार, नियम अपनी जगह हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत जटिल होती है। जब कोई वकील सच में बीमार होने का मेडिकल सर्टिफिकेट लगाता है या कहता है कि वो हाईकोर्ट की किसी केस में फंसा है, तो जजों पर भी एक मानवीय और व्यवहारिक दबाव होता है। कैसा दबाव? कि वे उस पक्ष को बिना वकील के सजा ना सुना दें। और देखिए, बात सिर्फ वकीलों की नहीं है। डेटा ये भी बताता है कि 38 लाख मामलों में देरी का कारण ये है कि आरोपी फरार है। ओह माय गॉड! पुलिस उसे ढूंढ ही नहीं पा रही है। इसके अलावा 28 लाख मामलों में गवाह कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। जरा उस गवाह के नजरिए से सोचिए। एक आम इंसान अपना काम छोड़कर अपनी दिहाड़ी का नुकसान सहकर 50 किलोमीटर दूर से गवाही देने कोर्ट पहुंचता है। बिल्कुल। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वकील साहब तो हड़ताल पर है या आरोपी को पुलिस लेकर ही नहीं आई, तो जज को मजबूरी में नई तारीख देनी पड़ती है। और अगली बार वो गवाह कोर्ट जाने से ही कतराएगा। एग्जैक्टली। मतलब ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जहां कोई एक कड़ी टूटती है तो पूरी प्रक्रिया ठहर जाती है। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। और इसी चेन रिएक्शन और बैकलॉग को मापने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है जिसे बैकलॉग क्रिएशन रेट या BCR कहा जाता है। अच्छा, थोड़े धीमे चलते हैं। ये बैकलॉग क्रिएशन रेट का गणित क्या है? ये कोई बैंकिंग टर्म ज्यादा लग रहा है। हाँ, नाम से ऐसा लगता है, लेकिन ये लॉ कमीशन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक अवधारणा है। आसान भाषा में, आदर्श स्थिति में किसी भी अदालत का BCR
1 या उससे कम होना चाहिए। ओके। इसका मतलब है कि 1 साल में जितने नए केस अदालत में दर्ज हुए, जज ने उतने ही या उससे ज्यादा केस निपटा दिए। अगर टंकी में पानी भरने की स्पीड उसे खाली करने की स्पीड के बराबर है तो टंकी कभी ओवरफ्लो नहीं होगी। तो फिर हमारा बीसीआर का गणित कहाँ गड़बड़ा रहा है? क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जिला अदालतों में 26 लाख नए मामले आए और लगभग 30 लाख केस निपटाए गए। तो अगर हम 30 लाख निपटा रहे हैं और सिर्फ 26 लाख आ रहे हैं तो बैकलॉग को तो घटना चाहिए ना? ये 2024 का आंकड़ा सुनकर अच्छा जरूर लगता है, लेकिन हमें पूरी पिक्चर देखनी होगी। 2022 से 2023 के बीच, खासकर महामारी के ठीक बाद, अदालतों में हर साल 37 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज हो रहे थे। बाप रे, 37 लाख! जी, यानी कई सालों तक टंकी में पानी भरने की स्पीड उसे निकालने की स्पीड से कहीं ज्यादा थी। तो जो पहाड़ पहले से बन चुका है उसे काटने में बहुत समय लग रहा है। समझ रही हूँ। आप देहरादून जिला न्यायालय का ही उदाहरण ले लीजिए। उनके आधिकारिक डेटा के अनुसार अप्रैल 2024 तक वहां 1 लाख से अधिक आपराधिक मामले और लगभग 11,000 सिविल मामले लंबित थे। और इस पहाड़ को संभालने के लिए दर्जनों क्लर्क, प्रोसेस सर्वर और अर्दली काम कर रहे हैं। इतने भारी बैकलॉग के बीच एक जज के लिए हर दिन काम करना कितना तनावपूर्ण होता होगा ना? मैंने जब दिल्ली कोर्ट मैनुअल पढ़ा तो उसमें एक सेक्शन था कि जज सुबह अपनी कॉज लिस्ट कैसे मैनेज करे। हाँ, वो बहुत जरूरी हिस्सा है। मुझे ये किसी अस्पताल के ट्रायज सिस्टम जैसा लगा। जैसे इमरजेंसी में डॉक्टर तय करता है कि किस मरीज का बहुत खून बह रहा है और किसे तुरंत इलाज की जरूरत है, वैसे ही जज को तय करना होता है कि आज के 100 मुकदमों की सूची में किसे पहले सुना जाए। बिल्कुल, और मैनुअल जजों को स्पष्ट निर्देश देता है कि उनकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। मैनुअल कहता है कि जज की कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी गवाह जो अपना समय निकालकर कोर्ट आया है वो बिना अपनी गवाही दर्ज कराए वापस न जाए। भले ही इसके लिए जज को अपनी कॉज लिस्ट में 2 केस कम सुनने पड़े, क्योंकि अगर गवाह एक बार निराश होकर लौट गया तो उस केस का फैसला शायद कभी न हो पाए। यहाँ एक सवाल और उठता है। अदालत के इस पूरे चक्रव्यूह में एक आम इंसान अक्सर जाने से डरता है। सही कहा। उसे लगता है कि उसके पास अच्छे वकील की भारी भरकम फीस नहीं है तो वो तो बिना लड़े ही हार जाएगा। मैंने इन दस्तावेजों में एमिकस क्यूरी जैसा एक भारी भरकम लैटिन शब्द पढ़ा। हाँ, एमिकस क्यूरी। ये फिल्मों वाले सरकारी वकील से कैसे अलग है? मतलब क्या सच में एक गरीब आदमी को न्याय मिल सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हर नागरिक को इसका जवाब पता होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और सीआरपीसी की धारा 303 के तहत यदि कोई व्यक्ति गरीब है या अपना वकील नहीं कर सकता तो ये उसका मौलिक अधिकार है कि राज्य अपने खर्च पर उसे वकील दे। अच्छा, इसे ही लीगल एड कहते हैं? बिल्कुल, इसे मुफ्त विधिक सहायता या लीगल एड कहा जाता है। अमिकस क्यूरी का मतलब होता है अदालत का मित्र। जब जज देखते हैं कि किसी आरोपी के पास वकील नहीं है तो वो खुद एक काबिल वकील को उस केस में अमिकस क्यूरी नियुक्त करते हैं ताकि सुनवाई निष्पक्ष हो सके। बिना बचाव पक्ष के वकील के कोई भी फेयर ट्रायल संभव नहीं है। मतलब न्याय के दरवाजे सिर्फ उनके लिए नहीं खुले हैं जिनकी जेबें भारी हैं। बिल्कुल नहीं। और सिर्फ सजा या बचाव की बात नहीं है। मुझे दिल्ली मैनुअल में एक और बात बहुत दिलचस्प लगी, मुआवजा या कॉम्पेंसेशन। अक्सर हम देखते हैं कि क्रिमिनल केस में सालों बाद सजा हो जाती है, आरोपी जेल चला जाता है और केस बंद। हाँ, ऐसा ही होता था। लेकिन उस पीड़ित का क्या, जिसका सब कुछ लुट गया? क्या सिस्टम उसे कुछ नहीं देता? पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अब नजरिया बदल रहा है। सीआरपीसी की धारा 357 इसी पर बात करती है। इसके तहत अदालत सिर्फ सजा या जुर्माना नहीं लगाती, बल्कि वो आदेश दे सकती है कि जुर्माने की रकम में से एक बड़ा हिस्सा पीड़ित को मुआवजे के तौर पर दिया जाए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सिर्फ दंडात्मक होने से बचाकर सुधारात्मक बनाता है। ये पीड़ित को एहसास दिलाता है कि कानून ने सिर्फ अपराधी को सजा नहीं दी, बल्कि उसके दर्द को भी समझा है। लेकिन एक बात बताइए, ये सारे अधिकार, मुआवजे और तेज सुनवाई तभी संभव है जब अदालत का माहौल सही हो। नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बार और बेंच के रिश्तों पर बहुत सख्त टिप्पणी की है। ये टकराव आखिर क्यों होता है? देखो, बार यानी वकीलों का समूह और बेंच यानी जज।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के एक मामले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों के बीच सम्मानजनक तालमेल होना अनिवार्य है। राइट। कई बार स्थानीय स्तर पर वकीलों और जजों के बीच ईगो का टकराव हो जाता है, वकील हड़ताल पर चले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वकीलों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वे सिर्फ अपने मुवक्किल के प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि वो अदालत के अधिकारी भी हैं। उनका प्राथमिक कर्तव्य न्याय तक पहुंचने में अदालत की मदद करना है। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जहां इंसानी कमजोरियां हैं। वकील तारीखें लेते हैं, गवाह थक कर आना छोड़ देते हैं, पुलिस आरोपी को नहीं ढूंढ पाती और बैकलॉग का गणित डरावना है। हाँ, जब मानवीय प्रयास इस हद तक जवाब दे चुके हैं और पारंपरिक तरीके काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या इस चक्रव्यूह को तोड़ने का कोई तरीका है या हम बस हार मान लें? बिल्कुल नहीं। जब मानवीय प्रयास और पुरानी फाइल फोल्डर वाली व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाती है तो समाधान तकनीक से आता है। अच्छा। और यहीं पर भारतीय न्यायपालिका एक बहुत ही खामोश लेकिन विशाल तकनीकी क्रांति के दौर से गुजर रही है, ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के जरिए। अरे हाँ, ये तकनीकी बदलाव वाला हिस्सा मुझे पर्सनली बहुत एक्साइटिंग लगा। ई कमेटी के दस्तावेजों को पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने जो ई कोर्ट सेवा मोबाइल ऐप बनाया है उसे बाकायदा डिजिटल इंडिया पुरस्कार मिल चुका है। जी हाँ। और ये कोई ऐसा सरकारी ऐप नहीं है जो बस नाम के लिए बना हो और चलता ना हो। इसे 46 लाख से ज्यादा बार यानी 4.65 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है। बिल्कुल। और इस एक ऐप ने मुकदमों की जानकारी को वकीलों और वादियों की मुट्ठी में ला दिया है। एक जमाना था जब किसी केस की अगली तारीख पता करने के लिए कोर्ट के क्लर्क के चक्कर लगाने पड़ते थे, उसे खुश करना पड़ता था। हाँ, वो बाबू कल्चर। एग्जैक्टली। आज सब कुछ 24/7 मोबाइल पर उपलब्ध है। और इसमें जो QR कोड वाली सुविधा है वो तो एकदम गेम चेंजर है। थोड़ा इमेजिन करते हैं, मान लीजिए मैं कोई प्रॉपर्टी या जमीन खरीदने जा रही हूँ और मुझे शक है कि इस पर कोई विवाद तो नहीं है। क्या मैं सिर्फ एक ऐप से या QR कोड स्कैन करके उस जमीन का पूरा लिटिगेशन इतिहास अपने फोन की स्क्रीन पर देख सकती हूँ? बिल्कुल देख सकते हैं। और इसे मुमकिन बनाया है एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यवस्था ने, जिसे CNR नंबर कहते हैं। ये केस नंबर रिकॉर्ड है। ओके। हर मुकदमे का एक 16 डिजिट का यूनिक CNR नंबर होता है, चाहे केस कश्मीर की अदालत में चल रहा हो या कन्याकुमारी की। उस एक नंबर से आप केस की पूरी कुंडली निकाल सकते हैं। ये सच में अद्भुत है यार। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दस्तावेज बताते हैं कि ई-गवर्नेंस के फायदे सिर्फ तारीखें बताने तक सीमित नहीं है। आज डिजिटल FIRs दर्ज हो रही हैं, वकीलों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वो ई-फाइलिंग कर रहे हैं। सही बात है। लोग ऑनलाइन कोर्ट फीस जमा कर रहे हैं, यहाँ तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है, जिससे उस गवाह को 50 किलोमीटर दूर से अपनी दिहाड़ी छोड़कर कोर्ट नहीं आना पड़ता। इसका सीधा असर हमारे सिस्टम पे पड़ रहा है। इसे G2C यानी सरकार से नागरिक और G2B यानी सरकार से व्यापार इंटरैक्शन कहते हैं। जब हर दस्तावेज ऑनलाइन दर्ज होता है तो लाल फीताशाही कम होती है। फाइलों के गायब होने का या उनमें हेरफेर करने का जो पुराना डर था वो लगभग खत्म हो जाता है। तकनीक पारदर्शिता लाने का सबसे कारगर हथियार बन गई है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इंसानी पहलुओं को जोड़ें तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि तकनीक अब केवल एक सुविधा या लग्जरी नहीं रह गई है। बिल्कुल नहीं। ये अब न्याय सुनिश्चित करने का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुकी है। सही कहा। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये एकदम स्पष्ट है कि जिला अदालतें भारतीय न्याय प्रणाली की असली रीढ़ हैं। वे सच में उस इमरजेंसी रूम की तरह है जहां सबसे ज्यादा दबाव है लेकिन काम भी सबसे ज्यादा वहीं हो रहा है। और देरी का जो पूरा नैरेटिव है, जो धारणा है कि जज काम नहीं कर रहे हैं, वो पूरी तरह सच नहीं है। हमने आज डेटा के जरिए देखा कि वकीलों का ना आना, गवाहों की अनुपस्थिति और फरार आरोपी जैसे कितने ही जटिल मानवीय कारक इस देरी के पीछे छिपे हैं। इसके साथ ही जजों की वित्तीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करके और ई-कोड्स जैसी तकनीक को अपनाकर इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और आम लोगों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में जो काम हो रहा है वो न्यायपालिका के भविष्य के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा ने जिला अदालतों को लेकर कई पुरानी धारणाओं को तोड़ा है और इसके अंत में मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहती हूँ जो भविष्य की आहट दे रहा है। क्या विचार है? जरा सोचिए, आज एल्गोरिदम और तकनीक हमें बैकलॉग क्रिएशन रेट बता रहे हैं, ई-फाइलिंग और QR कोड को संभव बना रहे हैं। तो क्या वो दिन दूर है जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI छोटे और सामान्य अपराधों में जैसे ट्रैफिक चालान या छोटे मोटे चेक बाउंस के मामलों में जजों को सीधे जजमेंट का ड्राफ्ट सुझाने लगेगी? ये सोचने वाली बात है। क्या AI के आने से हमारी अदालतों से तारीख पे तारीख की संस्कृति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है,
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि न्याय का भविष्य शायद इसी तकनीक के हाथ में है। बिल्कुल।